हाय फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका नाम है NSDL, नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड बोलकर। तो ये थोड़ा सा अलग सी कंपनी है। इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये कंपनी एक तरीके से कंपनी ना होकर एक साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल बॉडी भी है। आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है, उस तरीके की बॉडी है। तो बेसिकली हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें इक्विटी रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं वो लिस्टेड होती हैं एक्सचेंजेस पे जाकर। तो अगर मैं समझाने के लिए आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको उसकी एपेक्स बॉडी हो रही है सेबी जो है वो सिर्फ इक्विटी से रिलेटेड एक्सचेंजेस को नहीं देखती बल्कि साथ ही साथ कमोडिटीज़ को भी देखती है। इक्विटी एंड कमोडिटीज़ सब कुछ कंट्रोल करता है सेबी। तो सेबी के नीचे जो हैं कई एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं। कई एक्सचेंजेस जो लिस्टेड हैं उसमें से एक एक्सचेंज होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एक है BSE, NSE, BSE हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और उसके अलावा MCX बोलकर एक्सचेंज है जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है बेसिकली। तो वो जो है वो कमोडिटी से रिलेटेड सारे काम देखता है। तो ये 3 एक्सचेंजेस हो गए। इनके नीचे आते हैं डिपॉजिटरीज़ का काम ये होता है बेसिकली कि वो जो कंपनी रिलेटेड एक्शंस होते हैं, कॉरपोरेट रिलेटेड एक्शंस होते हैं, या जो डीमैट होल्डर्स होते हैं, या जो हम इन्वेस्टर्स होते हैं, आम इन्वेस्टर्स, उनके अकाउंट को हैंडल करते हैं। बेसिकली वो ये काम करते हैं डिपॉजिटरीज़ कि जिस कंपनी का हमने शेयर ख़रीदा उनसे वो शेयर लेकर अपने पास रखना, और अपने पास जो पैसा है वो पैसा कंपनी के पास भेज देना, और वो जो शेयर्स हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो बेसिकली ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ यही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये अभी रिसेंट लिस्टेड स्टॉक है। इसका अभी तो बहुत जल्दी ही इसका IPO आया था, तो इसका एक रिज़ल्ट भी आया है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस भी उसका करते हैं। तो बेसिकली NSDL जो है वो कैपिटल मार्केट प्लेयर है, और इसमें करीब इसका जो मार्केट शेयर है इसमें करीब 10,392 कंपनियां लिस्टेड हैं ऑलरेडी। तो उनसे ये जब कॉल चल रहा था तो उसमें पूछा गया कि ये जो आप बता रहे हैं तो कितनी कंपनियां आपके पास लिस्टेड है। तो उन्होंने बताया कि कंपनियां तो बहुत सारी हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन सारी लिस्टेड नहीं हैं हमारे पास। जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी लिस्टेड नहीं हैं। उसमें से 10,392 कंपनियाँ ही अभी तक लिस्टेड हैं, और लिस्टेड कंपनियों में इनका मार्केट शेयर अगर देखा जाए तो 73% है। माने 100 में से अगर 73 कंपनियाँ लिस्टेड हैं तो वो NSDL के पास लिस्टेड है। तो एक तरीके से देखें तो पूरे 100 कंपनियों के मार्केट शेयर में अगर 73% किसी के पास है तो वो अपने आप में एक सम काइंड ऑफ माने एडवांटेज स्टेज पे है। और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई एक्सचेंजेस बनाए जाएंगे या कुछ होगा। तो संभावना यही लगती है कि 2 ही प्लेयर रहेंगे। ये डुओपोली है NSDL और CDSL के बीच में। तो बेसिकली उनसे जब तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो है, इन्होंने जो अपने कॉल में समझाया कि इनके जो मेन लाइन ऑफ रेवेन्यू है, जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है, तो उसके जो है इन्होंने करीब 9 स्ट्रीम्स बताए। तो उसको भी 9 स्ट्रीम्स को उन्होंने 2 भाग में बांटा है। 2 भाग में किस तरीके से बांटा है, एक को कहते हैं वो रेकरिंग माने वो होता है जिस पे इनको रेगुलर इनकम आती रहती है, लगातार इनकम आती रहती है, माने डेली बेसिस पे जिस पे इनकम आती रहती है। तो रेकरिंग इनकम में ये कहते हैं कि जो फ़ीस ये लेते हैं, फ़ीस बाय कस्टडी जिसको कहा जाता है। तो जो जिस भी कंपनी के शेयर हैं इनके पास लिस्टेड, तो कंपनी से बेसिकली ये चार्ज लेते हैं। वो जैसे कोई अगर उनके शेयर ख़रीदता है तो उसका एक चार्ज बनता है, वो कंपनी को जाता है बेसिकली। वो एक इनके इनकम का एक पार्ट है। तो इसमें जो कंपनियां होती हैं 2 तरीके की होती हैं। तो 2 तरीके के रेवेन्यू वो जो कह रहे हैं रेकरिंग में आते हैं, वो यही आते हैं कि एक कंपनियां वो हैं जो लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनियां कौन हुई, जैसे रिलायंस हुआ, ITC हुआ, आपका जो भी लिस्टेड स्टॉक, वो सारे लिस्टेड में आते हैं। और जब इनके शेयर कोई भी ख़रीदता है
उस पर एक चार्ज ये लोग उनसे लेते हैं। बेसिकली NSDL सरल भाषा में समझाया जाए तो उनसे एक चार्जेस लेते हैं अपने कंपनी के शेयर देने का। तो वो चार्जेस जो है ये कंपनियां पे करती हैं। बेसिकली जो रिलायंस का अगर किसी ने 100 शेयर लिया तो उसका एक जो चार्ज बनेगा वो चार्ज जो है वो NSDL का इनकम होगा सरल भाषा में। और जो है इसके अलावा जो दूसरा स्रोत इनका रिकरिंग में होता है वो होता है नॉन लिस्टेड। नॉन लिस्टेड कंपनियां कौन हुई? नॉन लिस्टेड कंपनियां वो हुई जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई हैं मार्केट में, जो आगे चल के लिस्ट होंगी। अब उसका अगर कुछ आप एग्जांपल अगर मुझसे पूछे तो मैं एक दो एग्जांपल जो मेरे को अभी समझ में आता है, एक जैसे चेन्नई सुपर किंग्स है, वो लिस्टेड नहीं है लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में उसका शेयर अवेलेबल है। और साथ ही साथ जैसे ओयो होटल्स है, वो भी लिस्टेड नहीं है, वो भी अनलिस्टेड में आता है। इसी तरीके से कई सारी कंपनियां होती हैं। तो इनका जो भी शेयर कोई ख़रीदना चाहता है तो उसका जो एक चार्ज बनता है वो कंपनी पे करती है इनको, NSDL। ये एक तरीके की चीज़ है। दूसरा अब जो सेगमेंट है इनका वो है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग सेगमेंट क्या है? नॉन रेकरिंग में होता क्या है, जैसे कि कंपनी के कई सारे कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं उससे रिगार्डिंग होता है। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि हमको किसी चीज़ पे वोटिंग चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग कराई जाती है, उसका एक चार्ज मिलता है। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि हम एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे अपनी, तो साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग हुई। तो ई वोटिंग ऐसा होता है, ई वोटिंग शायद साल में एक बार, 2 बार, 3 बार ज़रूरत पड़ी तो वो क्या हुआ? नॉन रेकरिंग हुआ। ज़रूरी नहीं है कि 3 बार ही लगेगा, हो सकता है एक ही बार में काम हो जाए। एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी एक ही बार करती है साल भर में, तो वो जो है कॉस्ट है वो साल भर में एक बार पड़ता है। कैश का जो डीलिंग आती है इनके पास जो कैश आता है कुछ ना कुछ मार्फत होते होंगे जो कुछ इनके पास सेंटर्स हैं। तो अभी कंपनी ने NSDL ने बिकॉज अपने कॉन कॉल में सारे डिटेल्स को शेयर नहीं किया, तो कैश कैसा आता है इनके पास ये अभी समझ पाना मुश्किल है थोड़ा। सेटलमेंट का फ़ीस लेते हैं। सेटलमेंट फ़ीस जैसे आपने कोई स्टॉक लिया और उसको आपने ख़रीदा या बेचा काइंड ऑफ, तो वो जो आप बेचते हैं तो उस पर एक सेटलमेंट फ़ीस लगती है ये बिकने का, तो उसका एक चार्ज मिलता है। जैसे कोई कंपनी जो है वो NSDL को ज्वाइन करना चाहती है तो ज्वाइनिंग की एक फ़ीस होती है। जैसे कोई कंपनी अपने शेयर कुछ NSDL के पास प्लेज करना चाहती है तो उसकी एक चार्जेस ये लेते हैं। कॉरपोरेट एक्शंस हो गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉरपोरेट एक्शंस मैं आपको सरल तरीके से बताऊं तो जैसे कोई कंपनी IPO ला रही है तो उसमें एक चार्जेस मिलता है NSDL को। जैसे कोई और भी कॉरपोरेट ऑक्शंस हुए, कोई भी इंफॉर्मेशन हुई जो ये लोग पब्लिश करती हैं, अलग अलग कंपनियां बताती हैं कि हमने शेयर ख़रीदे या हमारी कंपनी में किसी ने शेयर एक्वायर किया या हमारा रिज़ल्ट आया या हम डिविडेंड दे रहे हैं या हम काइंड ऑफ हम अपना जो है स्टाफ को ESOPs दे रहे हैं, इससे रिगार्डिंग या कोई GST का नोटिस आया या कोई हमारे ऊपर पेनल्टी लगी, तो इस तरीके के जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कंपनियां NSDL के साथ, उसके एवज में भी एक चार्जेस लेता है NSDL। तो बेसिकली कहा जाए सरल भाषा में तो इनका करते ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चीज़ें मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि वो ऐसे जगह पे हैं कि वो पूरे सिस्टम को रन अप करते हैं, बेसिकली सुपरविज़न करते हैं, तो उसका एक रिकरिंग का एक चार्जेस उन्होंने लिया है। और देखिए बात ये होती है कि ये पूरे सिस्टम को चलाने के लिए भी तो एक इनकम एंड एक्सपेंसेस का पार्ट आना चाहिए। तो बेसिकली इस तरीके का है। इसी तरीके का काम, सिमिलर काइंड ऑफ काम CDSL भी करती है। CDSL बेसिकली हम लोगों के डीमैट अकाउंट्स को हैंडल करती है, तो वहाँ जो ज़्यादा इनकम है वो CDSL के पास जाती है, हमारे पास नहीं जाती। बेसिकली ये जो NSDL है ये ज़्यादातर बड़े कॉरपोरेट कंपनियाँ, बड़े बड़े फॉरेन FPIs, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स और उनको सबको ज़्यादा हैंडल करते हैं। बेसिकली वहाँ से उनका इन्फॉर्म आता है। अभी उन्होंने जैसे कि बताया कि वो अब बॉन्ड्स को भी उन्होंने लिस्ट करना शुरू कर दिया है। जो जितने भी नए ब्रोकर्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि बॉन्ड्स को भी आप अपने मैंने प्लेटफॉर्म पे दिखाइए, तो बॉन्ड्स पे भी कुछ इनकम कंपनी को जनरेट। बेसिकली ये था पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर। आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा हो तो ज़रूर मुझसे पूछे, तो मैं इसको ज़्यादा आपको डिटेल में समझा पाऊँगा, क्योंकि मैंने कॉन कॉल भी अटेंड किया। मैंने कंपनी का बिज़नेस अभी जितना वो उन्होंने बताया है, क्योंकि वो अभी सब कुछ ओपन आउट नहीं करना चाहते तो दे आर होल्डिंग इट बैक।
बेसिकली जितना बताया उतना मैं समझा पाया हूँ, कुछ अगर ना समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। अब फिनेंशियल्स पे आ जाते हैं। जो इस बार का इनका क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है, बेसिकली जो इनका रेवेन्यू है वो करीब करीब 312 करोड़ का आया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब करीब 337 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में करीब 7% का डिप आया है, माने 7% रेवेन्यू कम हो गया। लेकिन ख़ास बात यह है रेवेन्यू में कमी आई है। बेसिकली मार्केट अगर जब ठीक नहीं चल रही है तो रेवेन्यू में कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत बट नेचुरल सी चीज़ है। इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है अप्रैल मई जून का, उसमें जो है इनका रेवेन्यू जो है वो घट गया है। पिछले साल 337 करोड़ था, इस बार 312 करोड़ है। पैट पे अगर बात करें, जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा है वो करीब करीब 15% बढ़ा है, 90 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 78 करोड़ था। तो बेसिकली कंपनी का यही गाइडिंग है, कंपनी यही कह रही है कि जैसा मार्केट चल रही है उस हिसाब से हम भी चलेंगे। और माने बेसिकली इनका जो है बहुत ज़्यादा ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे। बेसिकली मार्केट अच्छी चले ख़राब चले, हाँ ये हो सकता है अपसाइड डाउनसाइड हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि हमको रेगुलर इनकम बनती है। और हमारा जो स्ट्रीमलाइन है, हम इस समय टेक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई हिकअप्स ना आए, जब कोई भी आदमी माने इनके एक्सचेंजेस पे काम करे या जो भी है ब्रोकर्स हैं जो हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली ये उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को लेकर। जस्ट एक नई कंपनी थी जिसके बारे में मैंने जाना, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी फॉरवर्ड करूँ इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। जस्ट एक सिंपल रिक्वेस्ट है आपसे। मैं अपने एनालिटिक्स को देख रहा था तो देखने में आया करीब करीब 80% ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो काइंडली प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर ऐसा करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो इससे क्या होगा, थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।